Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well and in good health. In the previous lecture we discussed what are identifiers and what are their different types, standard identifier and user defined identifier. And the second thing we discussed was the keywords or reserve words, and we saw a complete list of keywords which can be used in C language. Today we are going to learn what are variables, what are different rules for naming variables, data types and variable declaration and initialization. वेरिएबल के हवाले से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन आज हम उसको कम्प्लीटली देखेंगे. रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, अब यहाँ पे आपने इसे लास्ट लेक्चर से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने आइडेंटिफायर के रूल्स देखे थे. वेरिएबल्स आर द सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर एक जेनेरिक टर्म है जिसमें वेरिएबल, फंक्शन, लेबल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं. लेकिन आज हमने देखना है कि वेरिएबल का नाम रखने से पहले वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद देखनी है डेटा टाइप्स. डेटा की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल हम सी लैंग्वेज में करते हैं, और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया जाता है. ये तमाम टॉपिक्स जो आज हम देखेंगे ये सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन हर प्रोग्राम में जो भी अब आप सेकेंड ईयर में बनाएंगे सब में वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए आपने आज का लेक्चर नहायत ही गौर से सुनना है. ओके, नाउ first slide is what is a variable. A variable is a named memory location or memory cell. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, हम यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेन मेमोरी, वो मुख्तलिफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है. यानी उस मेमोरी को मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया जाता है. हर ब्लॉक में, हर सेल में जब आप अपना डेटा महफूज करते हैं तो उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं. यानी उस सेल जिसमें आपका डेटा महफूज होगा, अगर आप उसको कोई नाम दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल. उस सेल का जो नाम है उसको हम एज अ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने अपने प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करना है. इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स. हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करने के बाद जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है, उसको महफूज करने के लिए भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है. द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम. वेरिएबल्स की जो क्रिएशन है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में की जाती है. यही वजह है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके जो लाइफ टाइम है वो टेम्परेरी होता है. यानी जब तक हमारा प्रोग्राम इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेगा वो मेमोरी में महफूज रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाएगा तो वो तमाम वेरिएबल्स मेमोरी से इरेज कर दिए जाएंगे. इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कंटेनर है, ये बास्केट है, ये एज अ वेरिएबल शो की जा रही है, और जो डेटा है वो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं. तो वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर टू इनपुट डेटा और कंप्यूटेशनल रिजल्ट. The rules for naming variables. वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. रूल नंबर 1, वेरिएबल्स may include letters, numbers and underscore. वेरिएबल्स में लेटर्स यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो कैपिटल A से कैपिटल Z तक, या फिर स्मॉल लेटर्स स्मॉल a से स्मॉल z तक. यानी आपके वेरिएबल में ये तमाम लेटर्स हो सकते हैं. नंबर्स से मुराद है फ्रॉम 0 to 9. बाकी तमाम नंबर्स, इन्हीं नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है. एंड अंडरस्कोर. और तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? अंडरस्कोर. यानी वेरिएबल में लेटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है. रूल नंबर 2,
फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो या तो कोई लेटर यानी अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वो इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये 9 मिनट, ये जो वेरिएबल का नाम है ये गलत है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर को फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 2 kg, यहाँ पे भी नंबर को फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों जो नाम हैं ये इनवैलिड हैं। इसी की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप मिनट 9 कर सकते हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको आप स्टार्ट में ले आइए और डिजिट को एंड पे ले जाएं, तो ये एक वैलिड नेम है। और अगर आपने डिजिट को या नंबर को शुरू में ही रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम बन जाएगा। रूल नंबर 3 इज ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। हम जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे उसके अंदर, उसके दरमियान में हम ब्लैंक स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहती हूँ myvar, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ स्पेस दे दिया, दैट इज़ इनवैलिड। योर कार, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने योर कार के दरमियान स्पेस दी है, तो ये भी एक इनवैलिड नाम बन गया है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप या तो दरमियान में बिल्कुल स्पेस ना दें, पूरा जो नाम है वो विदाउट स्पेसेस आपका इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर आप दोनों वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तब ये एक सही नाम बन जाएगा। रूल नंबर 4 इज बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। सी लैंग्वेज में आपके पास कोई कंपल्जन नहीं है वेरिएबल का नाम रखने की। आप चाहें तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उसमें भी अपना वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, या फिर जो लोअर केस के लेटर्स होते हैं, स्मॉल ABC है, उसमें भी नाम रखा जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जो भी नाम आप चूज़ करते हैं एक दफ़ा प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में उसको फिर आपने उसी नाम से इस्तेमाल करना है। यानी अगर एक जगह आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं तो पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर्स से इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए हैं तो पूरे प्रोग्राम में उसका नाम स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स, ये स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर्स में। Rule number 5, special symbols cannot be used as variable name. कुछ ख़ास जो सिम्बल्स होते हैं, जैसे @ है, स्टेरिक है, हैश है, इस तरह के जो सिम्बल्स हैं उनको आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट रूल अगर आपको याद हो तो क्या था कि वेरिएबल के नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उसमें नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल अगर @age आप लिखते हैं या माई स्टेरिक कार लिखते हैं तो ये इनवैलिड नेम है। इसकी जगह आप सिंपल एज लिखिए या फिर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 6, द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स कहा जाता है सी लैंग्वेज में, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जिनको आप सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं, जिनके लिए वो प्री डिफाइंड हैं। आप उनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इंट, वॉइड वगैरह, ये 32 कीवर्ड्स हैं। इन तमाम वर्ड्स को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 7 इज अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। वेरिएबल, जैसे ये आइडेंटिफायर में भी रूल था, वेरिएबल की जो लेंथ है, जो साइज़ है, वो 31 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। इसके बाद जो भी लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स आप लिखेंगे तो कंपाइलर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फर्स्ट 31 एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अगले लेटर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज हुजरा शाह मुकीम विद अंडरस्कोर। अगर आप देखें तो ये तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसमें तमाम लेटर्स हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेटर से इसका स्टार्ट है, और इसकी जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर्स बनती है। तो ये
सी कंपाइलर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर उकाड़ा लिख दूँगी तो क्या होगा कि वो अंडरस्कोर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि तब 31 कैरेक्टर्स हो जाएंगे और उकाड़ा को वो एमिट कर देगा। एंड GCW हुजरा ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। रूल नंबर 8, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप। यानी वेरिएबल का जो नाम है, जब भी आपने उसे डिक्लेयर कराना है वो डेटा की एक ही किस्म के साथ कराना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे हम डिक्लेरेशन करवाते हैं, तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है वो पूरे प्रोग्राम में एक ही होनी चाहिए। आप बार बार डेटा टाइप को तब्दील नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 8 था वेरिएबल के नाम रखने का। अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं जो सी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो डेटा टाइप्स की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन दूंगी जो हम इस टेन्योर में इस साल इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली डेटा टाइप है क्या? The data type specifies the following: the type of data that can be stored in a variable. ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये उसका नाम देख के ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि डेटा टाइप क्या है, कि उसमें किस किस्म का डेटा महफूज होगा। ठीक है, यानी वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा महफूज होगा ये बताएगी डेटा टाइप। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है, वो है अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल। यानी डेटा टाइप हमें ये तो बताती है कि इसमें किस किस्म का डेटा होगा, लेकिन साथ साथ वो हमें ये भी बताती है कि इस डेटा का साइज़ कितना होगा। अब डेटा टाइप की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं जो हम देखेंगे, वो है इंट यानी इंटीजर टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। नंबर की फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी जिनमें पॉइंट्स नहीं होता, उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप है। रियल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप है। और कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल की जा रही है। अब हम बारी बारी इन तीनों डेटा टाइप्स को देखते हैं एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट डेटा टाइप इज़ इंटीजर डेटा टाइप। अच्छा, अभी किस किस्म का डेटा है? इंटीजर डेटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इंटीजर डेटा ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है, ऐसे नंबर्स हैं जिनमें पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो डेसिमल पॉइंट। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। अच्छा, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो उनके साथ कोई साइन ना भी लगा हो तो हम उन्हें पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगा होना ज़रूरी है। यानी इंटीजर डेटा वो डेटा टाइप है जिसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनमें पॉइंट्स नहीं होते। अच्छा, अब कितनी मेमोरी लेता है ये? इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 2 बाइट की जगह लेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, 20, 33, 45, 100 ये पॉजिटिव इंटीजर डेटा टाइप की एग्जाम्पल है। इसमें आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आएगा। उसके बाद -3, -78, -896 वगैरह ये तमाम नेगेटिव इंटीजर डेटा टाइप की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर हुई कि इंटीजर डेटा टाइप में बग़ैर पॉइंट के डेटा स्टोर किया जाएगा विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें 2 बाइट की मेमोरी इस्तेमाल की जाएगी। सेकेंड डेटा टाइप इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ऐसा डेटा है जिसमें पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इंटीजर में हम पॉइंट की वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में हम पॉइंट या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ये कितनी मेमोरी लेगा? ये 4 बाइट की मेमोरी लेगा, 4 बाइट की स्पेस लेगा मेमोरी में।
ये आप देख रहे हैं कि इंटीजर से ज़्यादा जगह ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.2, 20.4, 33.9, 45.7 और 100.0, ये तमाम जो हैं ये एग्जांपल्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की, जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव में आ जाएगा -3.7, -78.87, -896.46 वगैरह। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनमें पॉइंट्स आएगा और साथ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, वो नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट की डेटा टाइप होगी। ओके, थर्ड डेटा टाइप इज़ कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर के बरक्स कैरेक्टर्स आएंगे और सिंगल कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू सच एज लेटर, नंबर और सिंबल। इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं तमाम, नंबर्स भी आ सकते हैं फ्रॉम 0 to 9, और सिंबल्स जैसे कि हैश, @ वगैरह, इस तरह के कोई भी सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा? इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी में ये 1 बाइट की जगह लेगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टर डेटा टाइप की क्या है कि ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज हैं उसके इर्द गिर्द ये लगाए जाते हैं। हर कैरेक्टर के दोनों अतराफ पे सिंगल जो कोटेशन मार्क हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ सिंगल कोटेशन मार्क लगाई हुई है, 0, डी, हैश एंड @ एक्सेट्रा। यहाँ पे ये लेटर की एग्जांपल है, ये डिजिट की है, ये लेटर है, कैपिटल लेटर है, और ये स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये तमाम जो आपको नज़र आ रही हैं एग्जांपल्स, ये कैरेक्टर डेटा टाइप की एग्जांपल हैं। तो मेमोरी में अगर आप देखिए तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो सबसे थोड़ी स्पेस ले रहा है, विच इज़ 1 बाइट। उसके बाद जो इंटीजर है वो 2 बाइट की स्पेस ले रहा है मेमोरी में, और जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है वो 4 बाइट की स्पेस दे रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास इवन सी लैंग्वेज में भी इससे बड़ी और इससे ज़्यादा डेटा टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको इन्हीं तीनों के लिए लिमिटेड रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल्स क्लियर हो जाएं। ओके, इस स्लाइड में आपको डेटा टाइप्स की एक इलस्ट्रेशन शो की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो बॉक्सेस हैं वो एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये जो 4 है ये इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल है, और ये जो 2.5 है ये रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की एग्जांपल है। हम अब जान चुके हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप है वो ऐसी टाइप है जिसमें पॉइंट इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको डेटा टाइप नज़र आ रही है ये है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा और उसके दोनों अतराफ पे सिंगल कोटेशन मार्क होगा। और ये जो आपको लास्ट डेटा टाइप नज़र आ रही है ये कहलाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर मिल के कुछ वर्ड या सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके दोनों अतराफ पे डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो कि आपने जो फर्स्ट हेलो वर्ड प्रोग्राम बनाया था उसमें जब आपने हेलो वर्ड प्रिंट कराया था तो उसके दोनों तरफ आपने डबल कोटेशन मार्क लगाए थे, तो वो स्ट्रिंग की एग्जांपल थी। ओके, अब आज के अगले टॉपिक पर देखते हैं हम, विच इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब आपने जान लिया है कि वेरिएबल क्या होता है और वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। अब वेरिएबल के बारे में जानने और उनका नाम रखने के बाद जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है वेरिएबल को डिक्लेयर कराना। वेरिएबल डिक्लेरेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि ऐलान करना किसी चीज़ के बारे में। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद है कि जब भी आपने अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो आपने पहले कंपाइलर को एलानिया बताना है कि मैं जिस वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगी या करूँगा उसका नाम ये होगा और उसमें इस तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम
एंड इट्स डेटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्या बताना है आपने वेरिएबल का नाम, और दूसरा कि उसकी डेटा टाइप कौन सी है। अब ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल का नाम ऑब्वियसली आपने जो रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को फॉलो करके आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, और उसकी डेटा टाइप यानी आप उसमें किस किस्म का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो उसकी डेटा टाइप बन जाएगी। इंटीजर करना चाहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा करना चाहते हैं, या कैरेक्टर करना चाहते हैं, अब ये आपके वेरिएबल की उस चॉइस पे डिपेंड करता है। अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। आपको प्रोग्राम में जितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है आप उतने प्रोग्राम्स को डिक्लेयर करा सकते हैं। अच्छा, सिंटैक्स इज़ द रूल्स के सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर कराने का क्या तरीका है, तो वो सिंटैक्स कहलाता है। तो उसे लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने लिखनी है डेटा टाइप, यानी आपने बताना है कि इस वेरिएबल में जो मैं इसमें इस्तेमाल करेंगे उसकी डेटा टाइप क्या होगी, और स्पेस के बाद उसका नाम क्या होगा। और ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद आपने एंड पे क्या डालना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो कि होता है सेमीकोलन। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होगा, लेट्स सपोज कि मैं जो वेरिएबल इस्तेमाल करने वाली हूँ उसका नाम है मार्क्स। मैंने कुछ टेस्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं किसी वेरिएबल में, तो मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा है क्या, मार्क्स। तो पहले आप देखें कि क्या ये मेरे रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर है। येस, इट्स फर्स्ट कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट, और इस पूरे वेरिएबल में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, और कोई स्पेस नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। ये तमाम के तमाम जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। सबसे पहले क्या लिखा, डेटा टाइप इंट जो है ये इंटीजर को शो करता है, INT, स्पेस वेरिएबल का नाम, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। अब ये जो लाइन है ये मुझे बता रही है, कंपाइलर को बता रही है कि आप एक वेरिएबल के लिए जगह बनाएं जिसका नाम है मार्क्स और जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब ये डिक्लेरेशन बताने का फ़ायदा एक और क्या होगा कि हमारे कंपाइलर को ये भी पता चल जाएगा कि मेमोरी में कितनी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि इंटीजर कितने बाइट की जगह लेता है, 2 बाइट्स की। तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन से हमें क्या क्या पता चल जाएगा, 3 चीज़ें पता चलेंगी। वेरिएबल का नाम क्या होगा, उसमें किस किस्म का डेटा स्टोर किया जाएगा, और कितनी स्पेस मेमोरी में उसके लिए छोड़ी जाएगी। सेकेंड वन इज़ फ्लोट एवरेज। अब सबसे पहले क्या किया, डेटा टाइप लिखी है, स्पेस वेरिएबल का नाम, एवरेज रखा है, ये तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। डेटा टाइप क्या है इसकी, फ्लोट, यानी इसमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कितनी बाइट की जगह लेगा, 4 बाइट की। इसी तरह कैरेक्टर स्पेस ग्रेड, ये क्या होगा, ये 1 बाइट की जगह लेगा मेमोरी में, और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की 3 एग्जांपल्स थी। यानी आपने जो भी वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं उनको पहले डिक्लेयर कराना है ताकि कंपाइलर को अंदाज़ा हो जाए, कंपाइलर मेमोरी में उतनी जगह उस वेरिएबल के लिए मखसूस कर ले। ओके, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, वो है स्ट्रांगली टाइप्ड। सी लैंग्वेज इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल करने हैं उनको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करने से पहले उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उस एरर को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज़। यानी वेरिएबल को प्रोग्राम में हम किसी भी हिस्से में डिक्लेयर करा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उस वेरिएबल का इस्तेमाल करने से पहले उसका डिक्लेयर होना ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छे प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, तमाम वेरिएबल्स जो हमने उस प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं वो शुरू में ही डिक्लेयर करा दिए जाते हैं ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब
डिक्लेरेशन एक अलहदा चीज़ है और इनिशियलाइजेशन अलहदा है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। The process of assigning a value to a variable at the time of declaration is known as variable initialization. यहाँ मैं आपको फ़र्क बताती चलूँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का। डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ दो चीज़ें बतानी है, एक तो वेरिएबल का नाम और दूसरी उसकी डेटा टाइप। लेकिन इनिशियलाइजेशन में हमारे पास एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ जाती है, वो होती है उसकी वैल्यू। इनिशियलाइज का मतलब है कि उसे एक स्टार्ट दे देना है, किक देनी है, ठीक है, एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देनी है वेरिएबल को कि तुम्हारे अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपकी बाईं जानिब है वहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, एंड द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन। ओके, अब इसके सिंटेक्स को हम पहले देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप, फिर स्पेस वेरिएबल का नाम। ये जो इतना पार्ट है ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम डिक्लेरेशन जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से कंटिन्यू होगी। इक्वल का साइन, ये इक्वल साइन कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल और उसके बाद वो वैल्यू जो आप उस वेरिएबल को देना चाहते हैं। ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसमें पहले आपने बताई डेटा टाइप, फिर बताया वेरिएबल का नाम और इक्वल के बाद बताई वैल्यू और फिर एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है मार्क्स और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है 5। फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 10.8 एंड कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू A। ये तमाम एग्जांपल्स हो जाएंगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। तो मेजर डिफरेंस क्या है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का, कि डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डेटा टाइप और नाम बताते हैं, जिससे मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए जगह छोड़ दी जाती है, स्पेस बना दी जाती है। लेकिन इनिशियलाइजेशन में हम उस वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं, उसकी डेटा टाइप डिसाइड करते हैं और साथ ही उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू भी दे देते हैं जो उसके अंदर स्टोर की जाएगी। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइज करना क्यों ज़रूरी है? हम कहें कि अभी डिक्लेयर करने से ही हमारा गुजारा हो रहा था, तो हमें इनिशियलाइज स्टार्टिंग वैल्यू देने की क्या ज़रूरत है? तो उसका एक ख़ास रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं तो ऑब्वियसली दो चीज़ें होती हैं, उसका नाम और उसकी डेटा टाइप, और उसके डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी में उसकी जगह छोड़ दी जाती है। लेकिन वो जो जगह, जो स्पेस छोड़ दी जाती है, हमारी जो मेमोरी है ना उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, रैंडमली वैल्यूज़ ऐसी पड़ी होती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो जब भी मेमोरी में जगह बनाई जाएगी वेरिएबल के लिए, उस जगह पे बाज़ औक़ात एक ऐसी मीनिंगलेस वैल्यू या डेटा पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप उस वेरिएबल का नाम लेके उसका उस पर कोई कैलकुलेशन या कोई काम करते हैं, तो बजाय उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हो जिस पे आपने काम करना हो, उसके इस्तेमाल होने के वो गार्बेज वैल्यू इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो इस वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, वो ख़राब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक जैसे पिछली स्लाइड में डिक्लेयर कराया वेरिएबल इंट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स वेरिएबल के लिए मेमोरी में जगह छोड़ दी गई 2 बाइट की, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, लेट्स से टेट्रा 5, ठीक है, लेट्स से एक गार्बेज वैल्यू पड़ी है टेट्रा 5। आपने उस मार्क्स को कुछ किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल कर लिया और उसे इनिशियलाइज नहीं कराया, उसे कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, वो टेट्रा 5 ही उस फॉर्मूले में कैलकुलेट होकर आपके आंसर को, आपके रिज़ल्ट को ख़राब कर देगा। तो इसलिए इनिशियलाइज कराना अपने वेरिएबल्स को इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखेंगे। राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू ऐड 2 इंटीजर वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में देखते हैं कि कैसे 2 इंटीजर वेरिएबल्स को सम अप किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। इसका हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखना है।
So first line here is preprocessor directive hash include stdio.h. आपको याद होगा ये प्रीप्रोसेसर इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को शामिल किया जा रहा है. सेकेंड वन इज़ हैश इंक्लूड conio.h जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है. ये दोनों हेडर फाइल्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करना है जिनका इस्तेमाल करने के लिए इन हेडर फाइल्स का इंक्लूड करना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल printf को इस्तेमाल करने के लिए हमें stdio.h का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और क्लियर स्क्रीन और getch के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कंसोल इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल को शामिल करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो मेन फंक्शन स्टार्ट किया जा रहा है और ये जो फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है जिस int sum var1 var2, ये तीन वेरिएबल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, एक वेरिएबल का नाम है सम, एक का नाम है var1 एंड दूसरे का वेरिएबल का नाम है var2. ये हमें क्यों पता चला कि हमें तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी, उसमें कहा हुआ है कि दो इंटीजर वेरिएबल्स को ऐड करना है. तो ये जो var1 और var2 है ये तो जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो सम नाम का वेरिएबल है ये इन दोनों को ऐड करके उसका रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन int sum var1 var2, तो क्या होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में तीन वेरिएबल्स के लिए जगह छोड़ दी जाएगी. ठीक है, एक वेरिएबल का नाम है सम, एक का नाम है var1 और तीसरे का नाम है var2. तो यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स के लिए जगह छोड़ दी जाएगी और 2 बाइट्स की. ठीक है, क्योंकि इनकी डेटा टाइप इंटीजर है. नेक्स्ट लाइन इज़ क्लियर स्क्रीन CLR SCR. ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है जो कि स्क्रीन जो आउटपुट कंसोल स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की. यहाँ पे आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं फर्स्ट लाइन में उनको स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी जो कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. var1 इज़ इक्वल टू 5. यहाँ पे जो var1 था जो हम डिक्लेयर करा चुके हैं उसको स्टार्टिंग वैल्यू दी जा रही है. var1 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा? 5. नेक्स्ट वन इज़ var2 इज़ इक्वल टू 6. वेरिएबल 2 की जगह कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 6. ठीक है, तो दोनों जो इनपुट वेरिएबल्स हैं जिन पे हमने कैलकुलेशन करनी है उन दोनों को हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है और अब बारी है उन फॉर्मूला लगाने की जो कि इन दोनों नंबर्स को आपस में सम अप करेगा, ऐड करेगा और इन दोनों का आंसर अपना जो रिजल्टेंट वेरिएबल है उसके अंदर महफूज कर देगा. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सम इज़ इक्वल टू var1 प्लस var2. ये लाइन क्या करेगी? सम इज़ इक्वल टू var1 प्लस var2. var1 की वैल्यू क्या है? 5 और var2 की वैल्यू क्या है? 6. तो 6 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 11. तो जो सम है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 11. नाउ नेक्स्ट लाइन इज printf sum of var1 and var2 is %d. ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ये क्या स्क्रीन पे प्रिंट करा देगी? sum of var1 and var2 is 11. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट. क्लियर? तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इस्तेमाल की जाएगी सी लैंग्वेज में. आज के लेक्चर के हवाले से जो सवालात बनते हैं वो आपके सामने हैं. व्हाट इज़ वेरिएबल, राइट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज,
what is data type and name different data types used in C language. Define integer data, floating point data and character data type with example. What is variable declaration and variable initialization, and why C is known as strongly typed language and why initialization is important. इन तमाम सवालात में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तमाम सवालात को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से लर्न करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने उसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल साथ ज़रूर लिखना है। और इसके अलावा जो एक प्रोग्राम हमने आज देखा है कि कैसे दो वेरिएबल्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो हमने उसमें देखा था कि इंटीजर वेरिएबल्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। उसी की सेम दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपने एज अ असाइनमेंट अपने रफ रजिस्टर्स पे लिखना है। वो है कि दो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।